हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड एंड स्टूडेंट। मैं मोहम्मद रहीम अहमद। तो आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो अगला टॉपिक है वो भारत पर मोहम्मद गोरी का अटैक। इसके पहले हमने महमूद गजनवी, उसके पहले हमने सुबुत्तगीन और उसके पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बारे में चर्चा किया था। और उससे भी पहले अगर हम जाएंगे तो मैंने कल के लेक्चर में भारत में या विश्व में इस्लाम के उदय और स्थापना के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर उस लेक्चर को पहले देख लें, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग के लेक्चर को नहीं देखेंगे, आप इस्लाम के उदय के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक थोड़े से कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कि ये आक्रमणकारी कब और कैसे और कहाँ से आए थे। ठीक है, या इस्लाम का नींव कब पड़ा था, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी, इस्लाम कब जो है अरब के देश में आया था और अरब में आने के बाद कितने समय बाद वो भारत के अंदर एंट्री कर लिया था। जैसे हमने बताया कि 610 में इस्लाम धर्म का नींव पड़ता है, 622 में हिजरी संवत होता है, मतलब मुस्लिम कैलेंडर आता है, और 632 में मोहम्मद साहब का डेथ होता है, इंतकाल होता है। और 632 के बाद मात्र 4 सालों के अंदर जो इस्लाम है वो भारत के अंदर एंट्री कर जाता है। ठीक है, और भारत में उस समय हमको देखने को मिलते हैं भारत की पहली मस्जिद जिसका नाम था चेरामन जुमा मस्जिद। ठीक है, तो दक्षिण भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद, या भारत की पहली मस्जिद तो भी चेरामन जुमा मस्जिद। अगर उत्तर भारत की पहली मस्जिद की अगर हम बात करें तो वो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, तो इस तरह से जब पूरे अरब में इस्लाम फैल गया था तो वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस्लाम और इस्लाम के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों पर अलग अलग टाइम में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी में हमारे भारत पर भी कई अटैक होते हैं। पहला जो अटैक होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, पहला अटैक जो होता है वो मोहम्मद बिन कासिम का होता है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी 2 अटैक होता है जो असफल होता है। हाँ, हजरत उमर के समय में भी भारत पर अटैक होता है, तो वो भी सफल अटैक के तौर पे नहीं जाना जाता है। उसके बाद भारत पर महमूद गजनवी का अटैक होता है। महमूद गजनवी से पहले सुबुत्तगीन का अटैक होता है, महमूद गजनवी का। उसके बाद भारत पर जो अगला अटैक होता है उस पर हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी का। ठीक है, तो आइए मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी जो है वो 1177 एडी यानी कि ईस्वी में क्या होता है, गोर का शासक बनता है। गोर का शासक बनता है। उसके बाद गोर का शासक बनता है, और गोर का शासक बनने के बाद गोर का शासक जी, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है, किधर गया, 1173 है, सॉरी 1100, कलर तो बदल जाओ भाई, 1173 ईस्वी या एडी। अच्छा, 1173 में गोर का शासक बनता है, और 1175 में वो भारत के सीमावर्तीय क्षेत्र, ठीक है, कहाँ पे, मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। मुल्तान पर आक्रमण कर देता है, और यहाँ पे मुल्तान के क्षेत्र में शासन किसका होता है, तो शासन होता है करमाथी मुसलमानों का। ठीक है, मुल्तान में शासन होता है किसका, करमाथी मुसलमानों का। तो अब सोचिए कि अगर सत्ता धर्म और जाति को देखकर अगर अपनाया जाता तो शायद यहाँ पर युद्ध नहीं होता, बल्कि आकर कि भाई हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं, तो मैं क्या आपस में खून हम लोग बहाएं, तो हम लोग संधि कर लेते हैं। तो इसलिए इतिहास में जो जितने भी रूलर हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, यहूदी धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, उनके लिए सिर्फ सत्ता ही सर्वोपरि है। उस सत्ता को पाने के लिए वो अपने ही लोगों का खून बहाए हैं,
अपने ही सगे संबंधियों को मारे हैं, अपने भाई की हत्या किए हैं, अपने बाप की हत्या किए हैं, अपने रिश्तेदारों की हत्या किए हैं, ठीक है, अपने राजा की हत्या किए हैं। तो इस तरह से हत्या करने के बाद ही राज सिंहासन को प्राप्त करते थे। ये सिलसिला प्राचीन काल में भी था, ये सिलसिला मध्यकालीन भारत में भी रहा, ये सिलसिला आधुनिक भारत में भी रहा, और यही सिलसिला आज के समाज में भी देखने को मिलता है। आज के समाज में भी आप सत्ता में देख लीजिए, इस देश में या किसी भी देश में सत्ता सिंहासन को प्राप्त करने के लिए सरकार चाहे तो हजारों या लाखों की हत्या करवा सकता है, क्योंकि सरकार के लिए इंसान नहीं, उनकी सत्ता सर्वोपरि होता है। कहीं पे भी बम ब्लास्ट करा सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी राजा हो, चाहे सरकार हो या कोई भी हो, उनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि होता है। जैसे अपने औरंगजेब के बारे में भी सुना है कि उन्होंने अपने पिता को कैद कर दिया, अपने भाइयों को मार दिया, ठीक है। वैसे ही अगर हम एंशिएंट इंडिया में चले जाते हैं तो एक मगध साम्राज्य है जो कि वर्तमान बिहार का क्षेत्र है। तो जिन लोगों ने शासन किया था उसको हम पितृहंता वंश यानी हर्यक वंश है, और उस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता वंश का मतलब ये होता है कि अपने ही पिता की हत्या करने के बाद राज सिंहासन को प्राप्त करना, यानी कि जितने भी उस समय वहां पे शासक हुए सभी ने अपने ही पिता की हत्या करने के बाद राज सिंहासन को प्राप्त किया था। वही अगर हम उसके बाद जाए, अगर हम सम्राट अशोक की बात करें तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने भी अपने पिता और अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राज सिंहासन को प्राप्त किया था। ऐसा बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम धनानंद की तरफ आते हैं तो धनानंद के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने पिता और अपने 8 भाइयों की हत्या करने के बाद राज सिंहासन को प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये सब आम बात है। मैंने बोला ना कि धर्म जाति कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंहासन, सिर्फ सत्ता। उस सत्ता के लिए अगर एक ही धर्म या एक ही जाति या एक ही घर के बड़े फैमिली, बड़े समुदाय है तो लोग आपस में लड़ेंगे। करबला के युद्ध में क्या हुआ था? करबला के युद्ध में दोनों पक्ष में मुस्लिम थे, दोनों मुस्लिम ही थे, जो इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी युद्ध माना जाता है। वही अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में किसके साथ हुआ था? वो भी आपस में ही लड़े थे। उस समय तो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सारे लोग थे नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में उल्लेख हमको मिलता है, ठीक है। तो जितने भी बड़े युद्ध हुए वो सत्ता के लिए हुए, वो साम्राज्य के लिए हुए हैं, ना कि धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर युद्ध हुआ है। पहले भी होता था, आज भी होगा। इसलिए आपस में किसी भी सत्ताधारी को लेकर आपस में लड़ने और झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो आप देखते हैं नेताओं के भाषण, जो आपको व्हाट्सएप रील्स वगैरह में आते हैं, वो सब सही नहीं होते हैं, वो सारे फर्जी और गलत होते हैं, बनावटी होते हैं। वो इतिहास में अपने आप को अलग तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं। उनको पता है कि दूसरे की बुराई जब तक नहीं करेंगे तब तक मेरी अच्छाई को लोग नहीं जानेंगे। उनकी कमियों को अगर बताएंगे तब जनता को लगेगा कि यार वो सही नहीं है, चलो एक बार इनको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो दो भाई भी अगर सत्ता में अगर आप खड़ा करके देख लीजिए तो एक दूसरे के भाई भी आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे की बुराई करेंगे। तो इसलिए सत्ताधारियों की बातों में, बहकावे में मत आया करिए, जो आपको सही लगे आप वो करिए, ठीक है। तो हमने बताया कि महमूद गजनवी का जो भारत पर पहला अटैक हुआ था वो 1175 में मुल्तान पर हुआ था, और मुल्तान पर शासन कौन कर रहा था? करमाथी मुसलमान, ठीक है, करमाथी मुसलमान। उसके बाद महमूद गजनवी का अगला जो अटैक होता है, महमूद गजनवी का जो अगला अटैक होता है वो अटैक किस पर होता है? तो वो अटैक होता है 1178 में, 1178 में गुजरात के पाटन, यानी कि कह सकते हैं कि गुजरात पे, ठीक है, गुजरात। और यहां पे शासन रूल कौन कर रहा था? तो यहां पे रूल कर रहा था इस जगह पे मूल राज सेकेंड, जो क्या था? जो चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य वंश का राजा था। ये कौन था? ये चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है। अच्छा, चालुक्य वंश का राजा था। अब जब मोहम्मद गोरी का भारत पर यानी कि गुजरात पर अटैक होता है तो मूलराज सेकेंड जो है वो युद्ध का संचालन नहीं करते हैं, बल्कि युद्ध का संचालन इनकी संरक्षक मां नायिका देवी करती हैं, ठीक है। कौन करता है? मां नायिका देवी। तो इस युद्ध का संचालन जो करती है वो कौन करती है? उनकी मां नायिका देवी। और मां नायिका देवी जो थी वो
माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत सुने होंगे शायद, माउंट आबू पर्वत के पास में गोरी को पराजित कर दी। ठीक है, माउंट आबू पर्वत के पास में गोरी को पराजित कर दी, यानी गोरी की सेना को पराजित कर दी। ऐसा माना जाता है कि ये भारत में गोरी की क्या थी, ये गोरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में गोरी की पहली पराजय कब हुई थी या किसके द्वारा हुई थी, तो वो चालुक्य वंशीय शासक मूलराज सेकेंड की मां नायका देवी के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये गोरी की पहली पराजय हुई थी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि गोरी का भारत पर अटैक करने का उद्देश्य क्या था। गोरी का भारत पर अटैक करने का उद्देश्य क्या था। अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 उद्देश्य था भारत पर गोरी के अटैक का। पहले अगर उद्देश्य की बात करें तो वो था धन लूटना, दूसरा था साम्राज्य का विस्तार करना, दूसरा था साम्राज्य का विस्तार करना, तीसरा था इस्लाम का, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत पर मोहम्मद गोरी का अटैक होता है। ठीक है, इन 3 उद्देश्यों की वजह से भारत पर गोरी ने अटैक किया था। ठीक, तो ये स्टार्टिंग गोरी से रिलेटेड है, आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे का बताते हैं आपको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोरी का अगला अटैक के बारे में बात करते हैं। अभी तक गोरी ने जो अटैक किया था वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर किया था। अब गोरी जो है क्या किया, अब भारत के अंदर एंट्री करने का प्रयास किया और उसने पूरा मूड बना लिया कि अब भारत के आंतरिक भागों पर अटैक करके अब भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत के अंदर क्या क्या करता है गोरी। देखिए, अगर भारत के अंदर की बात करें तो गोरी पहला अटैक जो करता है वो तराइन के मैदान में करता है, जिसको हम तराइन का प्रथम युद्ध के तौर पे जानते हैं। उसके बाद गोरी का दूसरा अटैक जो होता है वो होता है तराइन का द्वितीय अटैक, यानी कि दूसरा अटैक। ठीक है, इसके बाद तो गोरी का अलग अटैक होता है, बट अगर हम तराइन की बात कर रहे हैं तो तराइन में आपको एक और तराइन का युद्ध हुआ था, उसको भी चर्चा यहीं पर कर देते हैं। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये अलग है, ये गोरी से मतलब नहीं है। हाँ, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, अच्छा, तराइन का तृतीय युद्ध, यहां पे मैं एक युद्ध के बारे में और चर्चा कर देता हूं
जो गोरी से रिलेटेड है। चंदावर, थोड़ा स्पेस कम है। चंदावर का युद्ध, यानी कि गोरी का भारत पर जो अटैक होता है, सबसे पहले तराइन का पहला युद्ध होता है, फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, ये तराइन का जो तीसरा युद्ध है, ये दूसरा नहीं तीसरा युद्ध है, तो इसको एक ही जगह लिख दें ताकि आपको ये क्लियर है कि तराइन का 2 नहीं बल्कि तराइन का 3 युद्ध हुए थे। इतिहास में तराइन का 3 युद्ध और पानीपत का भी 3 युद्ध हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पानीपत का भी 3 युद्ध हुआ था, वैसे तराइन का भी 3 युद्ध हुआ था। हालांकि ज्यादातर लोगों को तराइन के 2 ही युद्ध के बारे में पता है। ठीक है, एक 1191 और दूसरा 1192 में, मगर जो तराइन का तीसरा युद्ध होता है वो होता है 1215 में। तो आइए देखते हैं कि कब और किसके साथ ये युद्ध होता है। तराइन का अगर हम पहला युद्ध की बात करें तो ये होता है 1191 में। किसके किसके बीच होता है? तो ये होता है गोरी यानी मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम चौहान के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1191 में क्या हुआ था? 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ध्यान दीजिएगा कि जब आपको जैसे एग्जाम में दे देता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में ये देता है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किन 2 लोगों के बीच में? गोरी वर्सेज पृथ्वीराज प्रथम, गोरी वर्सेज पृथ्वीराज सेकेंड, गोरी वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय, गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चतुर्थ। तो जब ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ की बात आ जाता है तो वहीं से वो क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पृथ्वीराज तो था, मगर पृथ्वीराज के साथ हमने चौहान को पढ़ा है, पृथ्वीराज चौहान पढ़ा है, ना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो पृथ्वीराज तृतीय था, यानी जो पृथ्वीराज चौहान था वो पृथ्वीराज तृतीय था। इसके पहले भी 2 शासकों ने रूल कर चुके थे, जो बहुत खास नहीं है इतिहास में। ठीक है, तो इसलिए ये पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना, क्वेश्चन पूछ दिया कि राय पिथौरा के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है, तो वो यही है पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला जो है वो आपका तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो 1192 में होता है। तराइन का दूसरा जो युद्ध होता है वो 1192 में होता है। ये भी किसके किसके बीच होता है? तो गोरी वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय यानी कि चौहान, पृथ्वीराज तृतीय यानी कि चौहान। ठीक है, उसके बाद आते हैं चंदावर के युद्ध में। अभी सारा चीजों के बारे में भी बताएंगे, अभी बस खाली डायग्राम आप देखिए, फिर बताते हैं कि कौन जीता और कौन हारा। अब हम बात करेंगे चंदावर के युद्ध की। तो चंदावर के युद्ध में क्या हुआ था? तो ये हुआ था गोरी वर्सेस जयचंद्र। फिर आइए यहां पे भी बात कर लेते हैं कि ये तराइन के तीसरे युद्ध में क्या हुआ था। तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था, यहां पे मैंने डेट नहीं लिखा, ये जो हुआ था 1194 में हुआ था। और जो ये हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध, ये हुआ था 1215, कोई 16 भी बताता है। तो ये हुआ था जगह कम हो जा रहे हैं, ये हुआ था इल्तुतमिश, दिल्ली का वास्तविक जो संस्थापक था इल्तुतमिश, और वर्सेज एलदौज, ये गोरी का गुलाम हुआ करता था। एलदौज जय है, लास्ट में जय है। ठीक है, तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1215 में हुआ था, जिसमें दिल्ली का वास्तविक संस्थापक
यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो बादशाह बनता है, जो सुल्तान बनता है, वो इल्तुतमिश है। भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश ही है, और विश्व में पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक लोदी वंश का ही अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसने जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित होता है। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि दो ऐसे शासक थे जिन्होंने ग्रहण नहीं किया था, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां। ये दो ऐसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे। ठीक है, तो चलिए अब इल्तुतमिश। अब देखिए इस युद्ध में जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, इसको पहले हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तराइन के तीसरे युद्ध में जीत होती है इल्तुतमिश की, और एल्दौज बुरी तरीके से पराजित होता है, और ये गंगा नदी में कूदकर, गंगा या यमुना नदी है, उसमें कूदकर अपनी मतलब वो आत्महत्या कर लेता है हार के बाद। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें गोरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान जो है पहले युद्ध में जीतते हैं। तराइन के पहला युद्ध जो होता है उसमें विजय किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। और गोरी जो है अपनी जान बचाकर भारत से किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। अब गोरी को लगा कि भारत पर तो अपना साम्राज्य स्थापित करना है, बट हमारे पास उतनी बड़ी फौज नहीं है, ना तो हमको कोई सपोर्ट है जिससे हम भारत पर अटैक कर सके। अब तराइन का दूसरा युद्ध होने से पहले, तराइन के दूसरे युद्ध होने से पहले कुछ कंडीशन सामने आती है। कंडीशन ये आता है कि जो दिल्ली के राजा है पृथ्वीराज चौहान, तो एक तरफ जो है कन्नौज के राजा, कन्नौज, ध्यान रखिएगा, हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो मगध था। उसके बाद प्राचीन काल की जब हम लास्ट में आते हैं तो मगध का स्थान ले लेता है कन्नौज, और आधुनिक भारत की, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आते हैं तो कन्नौज का स्थान ले लेता है दिल्ली, और आधुनिक भारत के इतिहास में आते हैं तो दिल्ली का स्थान ले लेता है कौन? बंगाल। ठीक है, तो कन्नौज भी किसके समय में? कन्नौज शक्तिशाली था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के जाने के बाद कन्नौज भी कमजोर पड़ गया था, और उसी कन्नौज पर इस समय रूल किया करते थे कौन? जयचंद्र, गढ़वाल वंश के शासक। ध्यान रखिएगा कि जो जयचंद्र थे वो किस वंश से बिलोंग करते थे? तो वो गढ़वाल वंश से थे। जयचंद्र जो थे वो किस वंश से थे? गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंशीय जयचंद्र। अब जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में पड़ता नहीं था, उन दोनों में आपस में बड़ी दुश्मनी थी, और दुश्मनी ये था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो तो ताकतवर थे ही, तो वो जयचंद्र के भी कुछ साम्राज्य के हिस्से को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिए थे। मतलब दिल्ली सल्तनत उस समय नहीं कह सकते हैं, दिल्ली में मिला लिए थे। ठीक है, दिल्ली को का जो प्राचीन नाम है, जो महाभारत कालीन नाम है, वो है इंद्रप्रस्थ। तो एक क्वेश्चन ये भी जानिएगा कि दिल्ली का जो प्राचीन नाम है वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, आप इसको महाभारत कालीन नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो दिल्ली नाम आता है, जो दिल्ली नाम आता है, यानी कि दिल्ली के जो संस्थापक थे वो तोमर वंशीय अनंगपाल थे। अनंगपाल, ये तोमर वंश का जो राजा थे अनंगपाल, उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, जिसको 1912 में राजधानी के तौर पे स्वीकार किया गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा नहीं, अंग्रेजों के टाइम में। ठीक है, क्योंकि भारत तो आजाद हुआ था 1947 में, संविधान बना था 1950 में, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था जॉर्ज पंचम के शासनकाल में। जॉर्ज पंचम के सम्मान में जब भारत में जो है वो मीटिंग या वो सभा आयोजित की गई थी, तो उसी में 1911 में ये ऐलान किया गया था कि अब से भारत की राजधानी बंगाल न होकर क्या होगा, यानी कलकत्ता न होकर क्या होगा? दिल्ली होगा। तो 1912 में पूरी तरीके से दिल्ली को राजधानी के तौर पे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो दिल्ली का इतिहास ये था कि दिल्ली को ढेलही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली के पहले ढेलही था, और ढेलही के पहले उसको हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि महाभारत कालीन। अगर आपसे पूछ दे कि दिल्ली को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है, तो वो इंद्रप्रस्थ है। कहीं कहीं हस्तिनापुर के नाम भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तो तोमर वंशीय राजा अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। तो हम बात करते हैं जयचंद्र की। तो जयचंद्र और इनके दोनों में बड़ी ज्यादा शत्रुता चल रही थी।
ठीक है। अच्छा, ये शत्रुता, ये दुश्मनी और बढ़ गई जब ये पता चला कि इसी पृथ्वीराज चौहान की वीरता, हाँ, वीरता और ताकत को देखकर इसी जयचंद्र की एक पुत्री थी, इसी जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता, जयचंद्र की पुत्री का क्या नाम था? संयोगिता। अब संयोगिता जो है इंप्रेस हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखकर। अब इन दोनों का हो जाता है धीरे धीरे प्रेम प्रसंग, ठीक है, इन दोनों का धीरे धीरे शुरू हो जाता है प्रेम प्रसंग। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास में जितने भी शासकों का पतन हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं लड़कियां ही जिम्मेदार रही हो, ठीक है। अशोक के समय में भी यही हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यही हुआ था। तो सोचो कि उनके लाइफ में अगर लड़की नहीं आती तो वो अपने साम्राज्य को कितना दूर तक विस्तार करते, कहां तक उसको पहुंचाते। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, और इफेक्ट तो वैसे अशोक के समय में भी नहीं पड़ा था, मगर उसी लड़की की वजह से क्या हुआ था, भारत का सबसे भयानक, सबसे खुखार युद्ध कलिंग का 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, जिसमें 2-2.5 लाख माना जाता है कि लोग मारे गए थे और कई लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है। तो अब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हो जाता है प्रेम प्रसंग, और ये बात जब जयचंद्र को पता चलता है तो जयचंद्र और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आज की भी डेट में जब पता चलता है माँ बाप को कि लड़की किसी और के चक्कर में है या किसी और से उसका प्रेम प्रसंग हो गया है, तो सोचते हैं कि इससे पहले कि हम समाज में बदनामी हो, इसका शादी ब्याह करके हटा देते हैं। तो वही काम जयचंद्र ने कर दिया। जयचंद्र ने रख दिया क्या? स्वयंवर। जयचंद्र ने संयोगिता का रख दिया स्वयंवर। और स्वयंवर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो दुनिया भर के राजा हैं वो यहाँ पर आएंगे और जो सबसे ताकतवर होंगे उन्हीं से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, जैसे सीता माता का स्वयंवर हुआ था, ठीक है। तो ये सिलसिला था। अब दुनिया भर के शासकों को इन्होंने न्योता दे दिया, इनवाइट कर दिया जयचंद्र ने, मगर दुनिया भर के राजा को इनवाइट करने के साथ साथ वो भूल गए किसको? पृथ्वीराज चौहान को। भूल क्या गए भाई? उन्हीं के ऐसा सारा ये सारा चीजें करना पड़ रहा है, सबसे पहले लड़की का विवाह करना पड़ रहा है, तो वो तो दुश्मन थे तो उनको बुलाया नहीं। अब किसी तरह से किसी दोस्त के द्वारा उनको पता चलता है कि अरे तुम्हारे वाली का तो स्वयंवर आज है, तुम्हें नहीं पता। अब पृथ्वीराज चौहान का दिमाग खराब कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं और वो कैसे दूसरे के साथ विवाह कर सकती है। तो समझ जाते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई उसकी मजबूरी होगा या जयचंद्र का इसमें दबदबा होगा, दबाव होगा। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान वहां से भाग कर आते हैं, उस भरी हुई स्वयंवर में अपने घोड़े सहित घुस जाते हैं और वहां जैसे ही वो एंट्री करते हैं और संयोगिता जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को देखती है तो फिल्मी स्टाइल में वो भागकर चली आती है किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। और पृथ्वीराज चौहान भी हीरो की तरह उसको अपने घोड़े में बैठाते हैं। तो कुछ वहां पे जो शक्तिशाली राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान को रोकने का प्रयास करते हैं, पर पृथ्वीराज चौहान बस एक नजर उनकी तरफ देख लेता है, लोग डर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा देश के आसपास के हिस्सों में भी पहुंच चुका था, लोग डरते थे। तो ऐसे में पृथ्वीराज चौहान को कोई रोक नहीं सका और संयोगिता को लेकर वो वहां से फरार हो गए, ठीक है। अब इनकी गुस्सा, इनकी दुश्मनी और चरम पे चली गई। अभी तो मेरा साम्राज्य ही हड़पा था, अब मेरे लड़की को भी हड़प लिया और इतने राजाओं के सामने मेरे लड़की को मेरे नजरों के सामने से उठाकर लेके चला गया और मैं और मेरे बुलाए हुए राजा भी कुछ नहीं कर सके। तो इसी बात का बदला लेने के लिए कहा जाता है कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को गौरी को फिर से आमंत्रित किया और गौरी को अब लगा कि ये बढ़िया मौका है, ठीक है। तो वो अपनी सेना को संगठित किया, कुछ जयचंद्र के सपोर्ट की वजह से वो भारत पर पुनः अटैक करने का प्लानिंग कर लिया। कहा जाता है कि एक दूत को भेजा गया था गौरी के द्वारा कि जाओ पृथ्वीराज चौहान से बोलो कि वो हमारी अधीनता को स्वीकार कर ले और इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। पृथ्वीराज चौहान ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम युद्ध करना ज्यादा सही समझेंगे और मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही युद्ध में हमें वीरगति की ही क्यों न प्राप्ति हो। तो ऐसे में प्लान होता है क्या? तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद्र की सपोर्ट से गौरी जो है युद्ध जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान युद्ध में पराजित होते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर मार दिया जाता है, तो कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर गया, ठीक है, वहां पे उसकी हत्या की गई। उसमें भी कई तरह के इतिहासकारों का तर्क है कि वो
सप्तवेदी वार से जो है उन्होंने गोरी की हत्या कर दी थी। तो लोगों का अपना अलग अलग तर्क है। तो ये कुछ रहा जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। अब गोरी का तो काम है भारत में साम्राज्य स्थापित करना था, इस्लाम धर्म को लाना था और ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति को इकट्ठा करना था। तो अभी तो ये सपोर्ट कर दिए, पृथ्वीराज तो पराजित हो गए और दिल्ली पर अधिकार हो गया किसका? गोरी का। दिल्ली पर अधिकार का मतलब एक तरह से हो गया कि वो पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, क्योंकि दिल्ली मेन गढ़ था, सबसे ताकतवर जो राजा थे वो पराजित हो चुके हैं। तो ऐसे में गोरी के लिए आसान हो गया, उनकी सेना में और लोगों की जो है फौजें ऐड हो जाती है। अब जयचंद को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है, जयचंद को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि अपनों से दगा मत करो, बाहरी कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक है, तो काम आपको पड़ोसी ही देंगे। अब समय आ जाता है क्या? चंदावर के युद्ध का। अब गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद अगले युद्ध में, यानी कि ज्यादा समय नहीं हुआ, 1194 में ही चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी पराजित करने के बाद कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। अब कन्नौज पर अधिकार हो जाने की वजह से उसका साम्राज्य और मजबूत हो गया, उसकी सेना और मजबूत हो गई और धीरे धीरे वो अजमेर, जैसलमेर, हाँ, इन सारे क्षेत्रों को धीरे धीरे जीतकर दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली साम्राज्य में मिलाता गया, ठीक है। और 1206 में जब वो वापस जा रहा था तो खोखरों के द्वारा गोरी की हत्या कर दी जाती है। बट उसके पहले जो है, उसके पहले गोरी भारत में, हाँ, भारत में अपने गुलामों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया, दिख रहा है ना सही से? चला गया है उधर खिसक के, फिर से ले लो एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं हुआ है तो क्या फ़ोन कर रहे हो यार, बिजी है तो। ठीक है, हटाएं, चलिए। एक ही बार में हटा दें, धीरे धीरे सीख रहे हैं भाई। हाँ, कुछ अन्य तथ्य की बात करते हैं। गोरी ने भारत में देहलीवाल प्रकार का सिक्का चलाया। ठीक है, गोरी ने भारत में देहलीवाल प्रकार का सिक्का चलाया। ध्यान दीजिएगा कि गोरी के एक तरह से हम कह सकते हैं कि गोरी के आक्रमण का भारत पर इफेक्ट क्या पड़ा। तो इफेक्ट में यही है कि भारत में हमको देखने को मिलते हैं क्या, देहलीवाल प्रकार के सिक्के, जिसमें एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ नंदी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी तरफ नंदी या लक्ष्मी की आकृति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें देवनागरी लिपि में, इसमें देवनागरी लिपि में, किस लिपि में? देवनागरी लिपि में मोहम्मद शाम, ठीक है,
मोहम्मद शाम भी हमको देखने को मिलता है। लिखिए उसको। इसने पृथ्वीराज के सम्मान में गौरी व पृथ्वी राज के नाम के भी सिक्के चलवाए थे। ठीक है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के नाम के भी सिक्के चलाए, यानी कि एक तरफ गौरी का नाम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के नाम के भी सिक्के हमको देखने को मिलते हैं। और इन्होंने क्या एक बड़ी काम किया था, तो एक और बड़ा काम किया था कि भारत में एकता व्यवस्था इन्होंने लाया था। ठीक है, तो भारत में एकता व्यवस्था लाने का श्रेय किसको है? गौरी को है। ठीक है, गौरी ही सबसे पहले एकता व्यवस्था लागू किया था। लिख लीजिए इसको। हो गया। अब आइए कुछ अहम मुद्दे पर बात करते हैं। गौरी का गुलाम। अब देखते हैं गौरी के गुलामों में कौन कौन है भैया। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा एल्दौज, तीसरा कुवाचा, नसरुद्दीन कुवाचा, और तीसरा जो था वो था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ये चार गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी के। ठीक है, इन अपने मतलब गौरी अपने मरने से पहले अपने साम्राज्य का विभाजन अपने गुलामों में कुछ इस तरह से कर दिया था। आइए देखते हैं किसके हिस्से में कौन सा साम्राज्य का भाग गया था। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसको मिला था दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र। ठीक है, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके हिस्से में लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र आता है। एल्दौज जो है, एल्दौज को गजनी का क्षेत्र मिलता है। गजनी। ठीक है, एल्दौज को कहां का क्षेत्र मिलता है? गजनी का क्षेत्र मिलता है। उसके बाद अगला जो एरिया है वो आता है कुवाचा का। कुवाचा को जो मिलता है वो मिलता है कच्छ और सिंध का क्षेत्र। बख्तियार खिलजी के हिस्से में आता है बंगाल और बिहार का क्षेत्र। ठीक है, ये उसके चारों गुलामों में साम्राज्य का विभाजन कुछ इस तरह से कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि गौरी की मृत्यु के बाद जो उसके गुलाम थे उसके गुलामों में साम्राज्य का विभाजन इस तरह से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको दिल्ली और लाहौर का हिस्सा दे दिया गया था, जो एल्दौज थे उनको गजनी का सारा साम्राज्य सौंप दिया गया था, जो कुवाचा थे उनको कच्छ और सिंध का क्षेत्र दे दिया गया था। यही एल्दौज है
जो पानीपत के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश से पराजित होते हैं। ठीक है, उसके बाद बख्तियार खिलजी जो बंगाल और बिहार का साम्राज्य इसको दे दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ भाई, जाओ का ना। हाँ, अब इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, ये तो साम्राज्य का विभाजन हो गया। थोड़ा सा हम बात करते हैं बख्तियार खिलजी से रिलेटेड। बख्तियार खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी इन्होंने क्या किया है भाई, थोड़ा सा इनके पे भी एक नजर डाल लेते हैं। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। इसको क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था दोनों को। नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करती थी। ठीक है, और ये दुनिया भर का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय था, ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। हालांकि अगर हम वर्तमान समय में अगर बात करें तो वर्तमान में भारत की जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो नालंदा है, क्योंकि भारत का जो सबसे ज्यादा प्राचीन विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा में चला गया है, पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है, तो वर्तमान भारत में, ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है तक्षशिला, नालंदा, सारा चीज, और ये दे दिया जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, ठीक है, तो उसमें तक्षशिला आएगा। अगर भारत का प्राचीन सबसे विश्वविद्यालय, वर्तमान भारत में का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वो नालंदा है। ठीक है, तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने कब, 1199 में जलाकर ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, अब उसके पीछे क्या रीजन था, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, नहीं तो स्टोरी इसका बता देते हैं। थोड़ा सा बचिए है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसकी जो फाउंडर थे वो कुमारपाल थे। ठीक है, कुमारपाल जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। विक्रमशिला का धर्मपाल, विक्रमशिला का धर्मपाल, और तक्षशिला की अगर बात करें तो तक्षशिला की जो फाउंडर है वो कनिष्क को माना जाता है। ठीक है, वो कनिष्क को माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि भाई तक्षशिला जिसमें चाणक्य और चाणक्य पहले उनके गुरु, उनके पिता, सारे लोगों ने शिक्षा लिया था, पाणिनि ने लिया था, अष्टाध्यायी पाणिनि वगैरह सारे लोग उसी में पढ़े हुए थे। फिर कनिष्क 78 एडी में कैसे उसका फाउंडर हो सकता है? तो फाउंडर उसका कनिष्क फाउंडर इसलिए हो गया क्योंकि उस समय वो बहुत नॉर्मल में हुआ करता था, मगर उसको फिर से रिपेयर करके, मरम्मत करके उसको विश्वविख्यात की ख्याति देने वाला जो व्यक्ति था वो कनिष्क था, इसलिए कनिष्क को उसके फाउंडर के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, कनिष्क ही था जिन्होंने सिल्क रोड, वो रोड जो दुनिया की सबसे बड़ी रोड मानी जाती है, सिल्क रोड पर अधिकार कर लिया था चाइना को पराजित करने के बाद। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, समय ज्यादा नहीं है इसलिए इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे। किसी लेक्चर में हम आपको तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में बता देंगे, खास जो भारत की 3 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के बाद बख्तियार खिलजी ने उसकी जो लाइब्रेरी हुआ करते थे उस लाइब्रेरियों में आग लगवा दिया था। कहा जाता है कि 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही और वो वहां के सैनिक जो थे, उनके जो सैनिक थे वो उन्हीं लाइब्रेरी की किताबों को जलाकर अपना खाना पीना बनाते थे। ठीक है, तो कल्पना करिए कि कितने सारे लाइब्रेरी में किताबें रही होगी उस समय के, आयुर्वेद के तमाम तरह की जो किताबें, हमको खगोल शास्त्र वगैरह की बात कर ले, वो सारी किताबें उस समय रखी पड़ी हुई थी। यानी कि कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जो किताबें थी, मौर्य कालीन जो किताबें थी, महाजनपद काल की जो किताबें थी, वो सारी किताबों को जलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, और खैर लिख लीजिए, समय नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट लो, जल्दी इसको हटाएं। तब तक
एक शायरी ही आपको सुना देते हैं, बोर हो गए होंगे। कहानी हमारी कुछ यूं खत्म हो गई, खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई। लिखी होगी मोहब्बत सबके नसीब में, पर जब मेरी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।